हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कुशल मंगल होंगे, खुशी पूर्वक होंगे। चलते हैं जीएस की क्लास में बिना कुछ समय वेस्ट किए हुए। जैसा कि आपको पता है ये क्लासें आपके लिए बेहद इम्पोर्टेंट क्लासें हैं, इसीलिए एक भी क्लास आप मिस मत किया करिए। और निश्चित रूप से हर रोज़ ही आपको, कोई दिन ऐसा होगा जिस दिन आपको क्लास ना मिले, हर रोज़ आपके लिए एक क्लास जरूर मिलेगी, ठीक है ना। तो चलते हैं जीके जीएस के तूफान में। आज जो होने वाली है वो हमारी पहली क्लास होने वाली है। गदर पार्टी के संस्थापक कौन, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये पता नहीं कितने एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। कौन सा है, गदर पार्टी के संस्थापक कौन है। हु वाज द फाउंडर ऑफ गदर पार्टी। कह रहा है स्वामी दयानंद सरस्वती, लाला हरदयाल, मोतीलाल नेहरू या राजा राम मोहन राय। तो ध्यान रखना, गदर पार्टी की जो संस्थापक माने जाते हैं वो लाला हरदयाल। इनके साथ और कौन माने जाते हैं, तो सरदार सोहन सिंह भाकना। कौन, सोहन सिंह भाकना। इस नाम को भी आप याद रखना, पूछ लेगा गदर पार्टी कब बनी थी, तो 15 जुलाई वर्ष 1913 को बनी थी। कहाँ बनी थी, इसका हेडक्वार्टर आपसे पूछा जाएगा तो आपका जवाब होना चाहिए सैन फ्रांसिस्को। सैन फ्रांसिस्को में साथियों इसका क्या था, हेडक्वार्टर था, ठीक है ना। फिर आपसे पूछेगा इसका उद्देश्य क्या था, तो आप बताओगे ये जो औपनिवेशिक महाशक्ति भारत में थी, अंग्रेज वगैरह जो भारत में थे उनको उखाड़ फेंकना और भारत में लोकतंत्र की स्थापना करना, इसका क्या था, एकमात्र उद्देश्य था, ठीक है ना। फिर पूछेगा स्वामी दयानंद सरस्वती, तो इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। किसकी, आर्य समाज। और आर्य समाज का उद्देश्य था वेदों की ओर वापस लौटो, ठीक है ना। 1875 में की थी। कब की थी, 1875 में, ये याद रखना। मोतीलाल नेहरू के बारे में तो इन्होंने उद्देश्य प्रस्ताव पास किया था, उद्देश्य प्रस्ताव, ठीक है। राजा राम मोहन राय की बात करें तो ये इनको पुनर्जागरण का अग्रदूत माना जाता है। पुनर्जागरण का, सती प्रथा पर इन्होंने बहुत ज़्यादा कटाक्ष किया था और साथ ही साथ समाज में जो कुरीतियाँ हो रही थी उन पर इन्होंने जोर दिया था, ठीक है। किस नगर को सिराज ए हिंद कहा जाता है, लखनऊ को, कोलकाता, जौनपुर या फतेहपुर। तो ध्यान रखना, लखनऊ तो नवाबों का शहर है, नवाबों का शहर, ठीक है ना। कोलकाता या जौनपुर, तो ध्यान रखना जौनपुर को कहा जाता है सिराज ए हिंद। जौनपुर को FST ने, फिरोज शाह तुगलक ने, किसने, फिरोज शाह तुगलक ने अपने भाई, चचेरे भाई MBT, जिसे जौना खां कहते थे, कौन कहते थे, जौना खां की याद में बनवाया था। किसे, जौनपुर को, ध्यान रखना, ठीक है ना। 13वीं सदी में। कब, 13वीं सदी में, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ सरकी वंश का भी शासक रहा था। नेक्स्ट कह रहा भारत के कितने राज्य नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं, 2, 3, 4 या 5। तो देखो ये आपको पता है ये नेपाल की सीमा है और यहाँ आप देखिए तो इधर यहाँ उत्तराखंड करता है एक, दूसरा उत्तर प्रदेश करता है, तीसरा बिहार करता है, चौथा पश्चिमी बंगाल करता है, 5वां सिक्किम करता है। तो कितने करते हैं साथियों, तो आपका जवाब होना चाहिए 5 करते हैं। फिर आपसे ये पूछ लेगा कि सबसे ज़्यादा सीमा किस राज्य की शेयर होती है नेपाल के साथ, तो उत्तर प्रदेश की। किसकी, उत्तर प्रदेश की। आप देख रहे होंगे 651 किलोमीटर, कितनी, 651। कुल कितनी है, तो ध्यान रखना कुल सीमा जो साझा होती है उसके साथ तो 1851, लगभग 1850 किलोमीटर के करीब होती है, लगभग। सबसे कम की अगर पूछे तो पश्चिम बंगाल, लगभग 96 किलोमीटर पश्चिम बंगाल की किसके साथ, नेपाल के साथ सीमा साझा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केरल के तट को क्या कहते हैं, मालाबार तट, कॉकर तट, कोरोमंडल तट या इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखना मालाबार तट कहते हैं। अगर मैं तट को आपको क्लियर करूं मैप में, तो आप ये देख रहे होंगे कच्छ से लेकर के और दमन द्वीप तक, यहाँ तक इसे काठियावाड़ तट कहते हैं। भारत का सबसे बड़ा तट ये पूछा गया है, लगभग 1400 किलोमीटर से भी ज़्यादा का है। फिर दमन से लेकर के गोवा तक के तट को कनारी तट कहते हैं। क्या कहते हैं, कनारी, सॉरी कॉकर तट कहते हैं। और गोवा से लेकर के मैंगलोर तक कनारी तट बोला जाता है और मैंगलोर से लेकर के कन्याकुमारी तक के तट को साथियों मालाबार तट बोला जाता है, ठीक है, याद रखना इसे। और फिर कन्याकुमारी से लेकर के पुलिकट झील तक ये कोरोमंडल तट है और पुलिकट झील से लेकर के उड़ीसा तक साथियों, भुवनेश्वर तक, कटक तक ये उत्तरी सरकार तट है। कौन सा, उत्तरी सरकार। और उड़ीसा से लेकर के पश्चिम बंगाल तक, कलकत्ता तक ये उत्कल तट है। तो ये ध्यान रखना सबसे बड़ा तट कौन सा है, काठियावाड़ तट। उसके बाद दूसरे नंबर का कौन सा, आंध्र प्रदेश का तट है। कौन सा, आंध्र प्रदेश। पूछा ना सर्वाधिक किस राज्य की तटीय सीमा है, तो गुजरात की है। दूसरे नंबर पर किसकी है साथियों, तो आंध्र प्रदेश की है, ये ध्यान रखना। कितने राज्य तटीय सीमा साझा करते हैं, तो एक गुजरात, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा कर्नाटक, चौथा गोवा, 5वां केरल, छठा तमिलनाडु, 7वां आंध्र प्रदेश, 8वां उड़ीसा और छठा वेस्ट बंगाल, ये करते हैं, ठीक है ना। सॉरी 8वां वेस्ट बंगाल। तो ये राज्य करते हैं, आप ये ध्यान रखना, ठीक है ना।
नेक्स्ट है साथियों इसके साथ ही तो ये तो आपको क्लियर हो गया। इसके साथ ही आगे का देखो, आगे है राज्यसभा कितने वर्ष बाद भंग होती है। राज्यसभा कितने वर्ष बाद, 2 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद, 5 वर्ष, या इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखना इनमें से कोई नहीं आंसर हुआ, क्योंकि राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है। इसमें से प्रत्येक 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्य क्या हो जाते हैं, सेवा मुक्त हो जाते हैं, ठीक है ना। राज्यसभा की पूछे किस आर्टिकल में, तो ध्यान रखना आर्टिकल 80 में राज्यसभा वहाँ बोला गया है राज्यसभा के 250 सदस्य होंगे अधिकतम, जिनमें 12 सदस्यों को राष्ट्रपति क्या करेगा, मनोनीत करेगा। राज्यसभा के अध्यक्ष को सभापति कहते हैं, क्या कहते हैं, सभापति। और ये सदन का सदस्य नहीं होता है, और सभापति ही भारत का उपराष्ट्रपति होता है, और कार्यवाहक राष्ट्रपति भी बन सकता है, ध्यान रखना, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। राज्यसभा का कार्यकाल पूछे तो कार्यकाल 6 वर्ष होता है। राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है साथियों, 6 वर्ष होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट कह रहा है राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे, फजल अली, बीजी खरे, सरदार छोड़ सिंह, या इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखना फजल अली की अध्यक्षता में ही 22 दिसंबर वर्ष 1953 को फजल अली आयोग बना था, जिसे राज्य पुनर्गठन आयोग कहते हैं। जिसने आपसे पूछेगा इसमें और कौन कौन थे, तो ध्यान रखना इसमें हृदयनाथ कुंजरू और के.एम. पडिंकर और हृदयनाथ कुंजरू, ये इसके क्या थे, 3 सदस्य थे इसमें, ठीक है ना। अब पूछ लेगा इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब पेश की थी, तो 30 दिसंबर 1955 को इसने अपनी क्या की थी, रिपोर्ट की थी। तब जाके वर्ष 1956 में एक्ट बना था, क्या बना था, एक्ट बना था। और इसी एक्ट के तहत सबसे पहले 20 राज्य बने थे, जिनमें 14 पूर्ण राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश, दिल्ली भी इसमें शामिल था। ध्यान रखना कितने राज्य बने थे, 20 राज्य बने थे। तो ये चीज़ आपको क्या रहनी चाहिए, तैयार रहनी चाहिए, ठीक है ना, सबसे पहले। नेक्स्ट कह रहा हाउफमैन कप का संबंध किससे है, फुटबॉल से, क्रिकेट से, हॉकी से, या टेनिस से। तो हाउफमैन कप जो है वो टेनिस से, लगभग 8 टीमें इसमें क्या लेती हैं साथियों, भाग लेती हैं, ठीक है ना। तो ये टेनिस से संबंधित है। नेक्स्ट कह रहा है हैदराबाद में इससे 4 मीनार का निर्माण किसने करवाया, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, कुली कुतुब शाह ने, इल्तुतमिश ने, या बलबन ने। तो ध्यान रखना कुली कुतुब शाह ने करवाया था, पूछ लेगा। कुतुब कुतुब शाह कौन से वंश का था, तो ये कुतुब वंश का था, कुतुब वंश का था। कब करवाया था, तो 1591 में करवाया था, पूछ लेगा। ये किस नदी के तट पे है, तो मूसी नदी के पूर्वी तट पर है। ये किस पे, मूसी नदी के पूर्वी तट पर है, ठीक है। इसके साथ ही नेक्स्ट कह रहा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है, तो ध्यान रखना फंडामेंटल राइट, मूल अधिकार में आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक हैं, जिसमें ठीक है ना 6 प्रकार के अधिकार हैं। ध्यान रखना समता का अधिकार, धार्मिक अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, शिक्षा का अधिकार, ठीक है ना, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसमें आर्टिकल 25 से लेकर के 28 तक क्या है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 तक। तो ध्यान रखना 25 से 28 में कौन शामिल हो गया, 25 हो गया। पूछ लेगा आर्टिकल 25 में क्या है, आपसे पूछेगा आर्टिकल संविधान के अनुच्छेद 25 में क्या है, तो आपका जवाब होना चाहिए अंतःकरण की स्वतंत्रता। अंतःकरण मतलब आप अंदर से कुछ भी किसी भी धर्म का क्या कर सकते हो, हिंदू चाहे हिंदू बन सकते हो, मुस्लिम चाहे मुस्लिम बन सकते हो, बौद्ध सिख ईसाई जो चाहे उस धर्म का क्या कर सकते हो, अंतःकरण कर सकते हो अपने मन में। फिर पूछेगा 26 में क्या है, आर्टिकल 26 में, तो ध्यान रखना धार्मिक कार्यों के लिए प्रबंधन की व्यवस्था स्वतंत्रता, धार्मिक कार्यों के लिए प्रबंधन की स्वतंत्रता। 27 में क्या है, अगर आप कोई धार्मिक कार्य करते हो तो उस पर कोई कर नहीं लगाया जाएगा, क्या कोई कर नहीं लगाया जाएगा। फिर 28 में क्या है, 28 में जो ऐसी संस्था जो पूर्णतः राज्य द्वारा सरकार द्वारा वित्त लेती हैं उनमें धर्म की शिक्षा नहीं दी जाएगी, ठीक है ना, और कुछ भी रिस्ट्रिक्शन और भी दे रखे हैं, ठीक है ना, तो ये आप याद रखना, ठीक है ना। इसके साथ ही नेक्स्ट है गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा कैसे कहते हैं, गंगा और ब्रह्मपुत्र, ध्यान रखना उत्तराखंड से निकलती है गंगा और निकल करके सीधे जब ये बांग्लादेश में जाती है तो इसे पद्मा कहते हैं, क्या कहते हैं, पद्मा। और इधर से ये गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है गंगा, और यहाँ चेमयांगडुंग ग्लेशियर से ब्रह्मपुत्र निकलती है, जहाँ से तिब्बत में सांगपो नदी कहते हैं। जैसे ही ये इंडिया में एंट्री करती है तो इसे ब्रह्मपुत्र कहते हैं, और जब ये बांग्लादेश में जाती है तो साथियों इसे जमुना कहते हैं, क्या कहते हैं, जमुना। जब ये पद्मा और जमुना एक जगह मिलती है तब इसे मेघना कहते हैं, क्या कहते हैं, मेघना कहते हैं ना। मेघना के समय इसमें बराक नदी और मणिपुर से आगे क्या हो जाती है, मिल जाती है, और तब ये पश्चिम बंगाल में सुंदरवन डेल्टा बनाती हैं, क्या बनाती हैं, सुंदरवन डेल्टा, दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है, ठीक है ना, ब्रह्मपुत्र गंगा के
नदी के बीच का डेल्टा, ठीक है ना। तो ये कौन सा आंसर हो जाएगा इसका? मेघना हो जाएगा। कुछ लोग पद्मा पर क्रिटिसाइज करेंगे, लेकिन ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? मेघना हो जाएगा, ये ध्यान रखना। भारत की सबसे लंबी नदी पूछे तो गंगा नदी ही है 2575 किलोमीटर, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। गंगा नदी भारत की सबसे लंबी और धार्मिक और पवित्र नदी है, ठीक है ना, और राष्ट्रीय नदी का भी इसे क्या है? दर्जा प्राप्त है। नेक्स्ट कह रहे हैं वर्तमान में कौन सड़क परिवहन राज्य मंत्री है? नितिन गडकरी, जयशंकर प्रसाद, नरेंद्र सिंह तोमर या पीयूष गोयल? तो ध्यान रखना नितिन गडकरी हैं। जयशंकर प्रसाद विदेश मंत्री हैं। नरेंद्र सिंह तोमर कौन है इसमें? कृषि मंत्री हैं। कौन से हैं? कृषि मंत्री हैं, ध्यान रखना, ठीक है ना। इसके साथ ही नेक्स्ट कह रहा है मीनमवक्कम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? चेन्नई, कोलकाता, कोझिकोड या तिरुवनंतपुरम? तो ध्यान रखना तमिलनाडु के चेन्नई में क्या है? उपस्थित है। आपसे पूछे सबसे बड़ा भारत का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन सा है? तो इंदिरा गांधी हवाई अड्डा है। कौन सा है? अंतर्राष्ट्रीय इंदिरा गांधी हवाई अड्डा, दिल्ली में है, ये ध्यान रखना। ये भारत का सबसे बड़ा हवाई अड्डा है। कुल कितने हवाई अड्डे, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं भारत में? तो ध्यान रखना 35 हैं, ठीक है ना। पूछे कौन सा राज्य है जिसमें सबसे ज़्यादा हवाई अड्डे हैं? तो यूपी। यूपी में कितने हवाई अड्डे हैं? 5 हवाई अड्डे हैं सबसे ज़्यादा। 5 हो जाएंगे, बन रहा है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। जो जेवर टप्पल पे बन रहा है ना, वो भारत का दूसरा सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा होगा। कह रहा है सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? बुध, बृहस्पति, अरुण या वरुण? तो ध्यान रखना यूरेनस। कौन सा? यूरेनस सबसे ठंडा ग्रह है, ध्यान रखना। सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं? तो 8 ग्रह हैं। कोई तुमसे पूछे क्रम में, अगर मैं बताऊं दूरी के क्रम में, तो ये सन होगा, मान के चलिए ये सन होगा, फिर यहाँ बुध पड़ेगा। कौन सा पड़ेगा? बुध। फिर शुक्र पड़ेगा साथियों, और तीसरे नंबर पर कौन आता है? पृथ्वी, है ना। चौथे पर मंगल, ध्यान रखना। 5वें पर बृहस्पति, इसे जुपिटर भी कहते हैं, ध्यान रखना, सबसे बड़ा ग्रह है ये, ठीक है ना। तो 6ठे पर शनि, और 7वें पर अरुण, और 8वें पर वरुण। पहले प्लूटो भी था, प्लूटो को हटा दिया गया ग्रह की श्रेणी से, ठीक है। आपसे पूछे सबसे गर्म ग्रह कौन है? तो शुक्र, ठीक है ना। कौन सा है? शुक्र। ऐसा ग्रह कौन सा है जिसपे जीवन है? तो पृथ्वी, ठीक है ना। पूछे कौन है? पृथ्वी। पूछेगा सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? पीला ग्रह कौन सा है? पृथ्वी की बहन किसे कहते हैं? चमकीला, पीला और पृथ्वी की बहन कौन है? शुक्र, ध्यान रखना, क्योंकि इसकी आकृति कुछ पृथ्वी जैसी है, इसीलिए बोला गया है। पूछे सबसे छोटा ग्रह कौन है और सबसे नजदीक कौन है? तो बुध सबसे छोटा है और सबसे नजदीक है, ये ध्यान रखना। बुध ग्रह सबसे छोटा है, सबसे नजदीक है। सबसे ज्यादा ज्वालामुखी क्रिया कहाँ होती है? शुक्र ग्रह पर, इसी पे CO2 सबसे ज्यादा पाई जाती है, ये ध्यान रखना। बृहस्पति ग्रह, ये मंगल तक तो जो ग्रह है ना, ये सब चट्टानी ग्रह हैं, और मंगल के बाद में ये सब गैसीय ग्रह हैं। कौन से हैं? गैसीय ग्रह हैं, ये याद रखना आप, ठीक है ना। तो सौरमंडल में कुल कितने हैं? 8 ग्रह हैं। अर्थ, पृथ्वी कौन से नंबर का? तीसरे नंबर का है। और अगर बड़े में पूछे तो 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। कौन सा? पृथ्वी। नेक्स्ट, मानव की आंख में किस वस्तु का प्रतिबिंब दिखाई देता है? पुतली का, आयरिस का, रेटिना का, या इनमें से कोई नहीं? तो ध्यान रखना रेटिना का है। और रेटिना को हम दृष्टि पटल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? दृष्टि पटल। आपसे पूछे दृष्टि पटल क्या होता है? तो कहते हैं ना नेत्र गोलक की तीसरी तथा भीतरी सतह होती है। नेत्र गोलक की तीसरी और भीतरी क्या होती है? ये सतह होती है, ठीक है ना, जिसे हम दृष्टि पटल कहते हैं। नेक्स्ट कह रहा है साथियों, अखिल भारतीय हरिजन महासंघ की स्थापना के संस्थापक कौन है? जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, या महात्मा गांधी, या अरविंद घोष? तो ध्यान रखना महात्मा गांधी हैं, ठीक है ना। इन्होंने 30 सितंबर 1932 को इसकी क्या की थी? स्थापना की थी। और ध्यान रखना हरिजन शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? तो महात्मा गांधी ने ही कहा था हरिजन, ठीक है ना। जो अंग्रेज और अन्य लोगों से परेशान थे उनसे कहा था, है ना। सबसे पहले इसका नाम जो रखा था हरिजन महासंघ का, वो अस्पष्टता निवारण संघ रखा था। क्या रखा था? अस्पष्टता निवारण संघ इसका नाम रखा था, ठीक है। नेक्स्ट, भारत के प्रथम कृषि मंत्री कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बलदेव सिंह, षणमुख चेटी, या जॉन मथाई? और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, और यही भारत में संविधान सभा के क्या रहे थे? ज़्यादा समय तक अध्यक्ष रहे थे, और यही भारत के पहले क्या रहे थे? राष्ट्रपति रहे थे। क्या रहे थे? भारत के पहले राष्ट्रपति ये रहे थे, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। और वर्तमान कृषि मंत्री पूछे आपसे तो नरेंद्र तोमर हैं। कौन है? नरेंद्र तोमर वर्तमान में कौन है? कृषि मंत्री हैं। नेक्स्ट कह रहा है चीन का भारत पर आक्रमण कब हुआ था? 1965 में तो पाकिस्तान का हुआ था, 1962 में हुआ था 20 अक्टूबर 1962। ये स्थिति कब से बनी थी? तो 1959 से ही, जब तिब्बत चीन में विद्रोह कर रहा था तो भारत ने उसका पक्ष लिया था, इसीलिए चीन ने क्या किया? चीन ने लद्दाख पर, फिर मैकमोहन पर और अक्साई चिन्ह पर क्या किया था? आक्रमण किया था। और अरुणाचल प्रदेश का जो तवांग जिला है इस पर अवैध
कब्जा करने की कोशिश की थी, है ना। इस समय इमरजेंसी भी लगी थी, ध्यान रखना। कह रहा केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? देहरादून, न्यू दिल्ली, भोपाल या लखनऊ? तो ध्यान रखना लखनऊ। लखनऊ कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश की राजधानी है और इसे नवाबों का शहर कहते हैं। क्या कहते हैं? नवाबों का शहर कहते हैं। कब बना था? तो 17 फरवरी 1951 में जवाहरलाल नेहरू ने इसका उद्घाटन किया था, ध्यान रखना, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान का। नेक्स्ट कह रहा है जलवायु में वायु का बुलबुला किसकी भांति व्यवहार करता है? उत्तल लेंस, अवतल लेंस, समतल लेंस या कोई नहीं? तो ध्यान रखना कॉनकेव लेंस की भांति, जबकि सतह जो होती है उसकी सतह उत्तल लेंस की भांति होती है, ध्यान रखना, ठीक है ना। और आपसे पूछो जल में जो बुलबुला दिखाई देता है वो किसकी वजह से देता है? तो वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन की वजह से। किसकी वजह से? पूर्ण आंतरिक परावर्तन की वजह से दिखाई देता है। उसी वजह से हमें जल में वस्तु नजदीक भी दिखाई देती है, ठीक है। कह रहा पानी से भरे तालाब का कम गहराई में दिखाई देने का कारण क्या है? परावर्तन, अपवर्तन या पूर्ण आंतरिक परावर्तन? तो अभी मैंने बताया था क्या है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ठीक है ना। इसके कारण प्रकाश का जो क्या होता है, सॉरी अपवर्तन, अपवर्तन के कारण, लेकिन इसमें होता क्या? पूर्ण परावर्तन होता है। तो प्रकाश के मुड़ जाने की वजह से यहाँ ऐसा दिखाई देता है ना, इसीलिए वस्तु नजदीक दिखाई देती है। नेक्स्ट कह रहा काली नदी के नाम से जाना जाता है? शारदा को, यमुना को, कावेरी को या गोदावरी को? तो ध्यान रखना गोदावरी नदी को तो दक्षिण की गंगा के नाम से या बूढ़ी गंगा, दक्षिण गंगा या बूढ़ी गंगा के नाम से जाना जाता है। कावेरी नदी जो है ये दक्षिण भारत की नदी है, ठीक है ना, वहाँ की धार्मिक नदी है। यमुना नदी गंगा की सहायक नदी है, ये ध्यान रखना। बंदरपूछ ग्लेशियर से निकलती है ये। शारदा नदी को कहा जाता है, ठीक है ना। तो शारदा नदी को महाकाली नदी, काली नदी ये भी कहा जाता है, ठीक है ना। काली गंगा और महाकाली नदी उत्तराखंड से यूपी में बहती है ये। एक चीज़ और ध्यान रखना, काली नदी एक कहाँ पे? कर्नाटक के कन्नौज जिले में भी बहती है, कर्नाटक के कन्नौज जिले में भी, तो एक वहाँ भी है। लेकिन अभी शारदा नदी की बात कर रहा है, जो उत्तराखंड से बहती है, ठीक है ना। नेक्स्ट कह रहा है मैकमोहन रेखा कब निर्धारित की गई? 47, 1901, 1857 या 1914 में? तो ध्यान रखना 1914 में। इसकी जो डिस्टेंस पूछे तो 890 किलोमीटर है। इसमें जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है ना, सिक्किम, ठीक है ना, उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश, ये राज्यों में, इन राज्यों को छूती है, ये ध्यान रखना, ठीक है। इसके साथ ही नेक्स्ट कह रहा है सोलर सेल सौर ऊर्जा को किस में परिवर्तित करता है? नाभिकीय ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा में, ऊष्मीय ऊर्जा में या यांत्रिक ऊर्जा में? तो ध्यान रखना विद्युत ऊर्जा में चेंज करता है। दो विधि होती है, एक तो सोलर थर्मल द्वारा, सोलर थर्मल विधि द्वारा करता है, और एक फोटो इलेक्ट्रिक द्वारा, फोटो इलेक्ट्रिक द्वारा, ठीक है ना, फोटो इलेक्ट्रिक द्वारा। तो ये दो विधि होती है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट कह रहा ध्वनि तरंगें किस कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करती हैं? अपवर्तन के कारण, व्यतिकरण के कारण या परावर्तन के कारण? तो ये किसके कारण करती हैं? परावर्तन के कारण, ठीक है ना। प्रत्यक्ष ध्वनि के बाद देरी के साथ ये श्रोता तक पहुंचती हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। नेक्स्ट कह रहा किसे फलोद्यान का स्वर्ग कहा जाता है? उत्तराखंड को, जम्मू एंड कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश या सिक्किम को? तो किसे कहा जाता है? जम्मू एंड कश्मीर। खूब सारे सेब वगैरह और फल वगैरह, ड्राई फ्रूट्स वगैरह भी होते हैं, ध्यान रखना। अलाई दरवाजे का निर्माण किसने करवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक, फिरोज शाह तुगलक, जहांगीर या अलाउद्दीन खिलजी? तो अलाई दरवाजा जो था वो अलाउद्दीन खिलजी ने 1311 में लाल बलुआ पत्थर से बनवाया था, ध्यान रखना। किससे? लाल बलुआ पत्थर से। कहाँ पे बनवाया था? दिल्ली में। और अढ़ाई दिन का झोंपड़ा पूछे तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने मोहम्मद गौरी के आदेश पर बनवाया था, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। सबसे बड़ा दरवाजा पूछे तो बुलंद दरवाजा, कौन सा? बुलंद दरवाजा, जिसे अकबर ने बनवाया था गुजरात विजय के उपलक्ष्य में, ठीक है ना, फतेहपुर सीकरी में है ये। कह रहा किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा जाता है? श्रीगुप्त को, चंद्रगुप्त को या समुद्रगुप्त को? तो ध्यान रखना किसको कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। कविराज का मतलब होता है कवियों का राजा, कवियों का राजा, ये किसका मतलब होता है? ये कविराज का मतलब होता है, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। इसके साथ ही नेक्स्ट कह रहा मुगल दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? कैप्टन हॉकिंस, सर टॉमस रो, थॉमस मुनरो या रैमजे मैकडोनाल्ड? तो रैमजे मैकडोनाल्ड वगैरह ये तो काफ़ी बात के थे। कैप्टन हॉकिंस आया था किसके दरबार में? जहांगीर के दरबार में। अफीम लाया था, ये ध्यान रखना, तंबाकू वगैरह भी लेके आया था। और ये कब आया था? 1608 में आया था, फैक्ट्री का आदेश लेने के लिए, कोठी खोलने के लिए। पूछे पूर्वी देशों से कौन पहला व्यक्ति आया था? तो ध्यान रखना 1599 में ब्रिटेन से ही पूछे तो जॉन मिल्डेन आया था, जॉन मिल्डेन, ये नाम याद रखना आप, कौन? जॉन मिल्डेन आया था 1599 में, ठीक है ना, व्यापारी के रूप में। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? मदर टेरेसा, महादेवी वर्मा, नीरजा भनोट या आशापूर्णा देवी? तो कौन है? आशापूर्णा देवी। आपसे पूछेगा ये कब पुरस्कार दिया गया था, कब से दिया जाता है?
तो 1961 से ये शुरू किया गया है। ज्ञानपीठ, जो भारतीय ज्ञानपीठ के जो संस्थापक थे साहू शांति प्रसाद जैन, उनकी 50वें जन्मदिन पर दिया गया था। साहू शांति प्रसाद जैन के 50वें। आपसे पूछे ये किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। भारतीय साहित्य के क्षेत्र में भारतीय संविधान की जो 8वीं अनुसूची है उसमें जो 22 भाषा हैं, उन 22 भाषाओं में ही साहित्य लिखने पर ये क्या दिया जाता है, दिया जाता है। कह रहा जनवरी का एकीकरण कब हुआ, 1850, 1857, 1851 या 1871। तो 1871 में हुआ था, ध्यान रखना। 18 जनवरी 1871 को किसने किया ये पूछ लेगा, तो बिस्मार्क ने किया था। ठीक है ना, प्रशा का प्रधानमंत्री था बिस्मार्क, बिस्मार्क ने किया था। ये नाम भी आप क्या रखना, याद रखना। इसके साथ ही आज का लास्ट क्वेश्चन है, पंचमहल का निर्माण किस मुगल शासक ने करवाया, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब या अकबर ने। तो अकबर ने करवाया था। कहाँ पे, फतेहपुर सीकरी में, फतेहपुर सीकरी में करवाया था। ठीक है ना, ये इतना बढ़िया था कि इसे हम ड्रीम इन स्टोन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ड्रीम इन स्टोन। आपसे पूछे तो किसे कहते हैं, पंचमहल को कहते हैं। कब करवाया था, तो ये 1571 से लेकर के 1585 के बीच करवाया था। ठीक है ना। अकबर के बारे में अगर पूछें, शासन के बारे में, तो अकबर ने 1556 से लेकर के, ठीक है ना, से लेकर के 1605 तक क्या किया था, शासन किया था। जिसमें ये 1556 से 1560 तक बैरम खां के नेतृत्व में इसने क्या किया था, शासन किया था। ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे शानदार क्लास के साथ। ये क्लास निरंतर आपको मिलेंगी, बशर्ते आप क्लास अच्छी लगती है शेयर सब्सक्राइब करना ना भूला करें। नमस्कार, जय हिंद, खुदा हाफिज, अलविदा साथियों।